All right, hi guys, good afternoon. Okay, we'll wait a couple of minutes for other students to join in, then I'll resume. Kavya, I will send it by today or tomorrow. I will address that, Shivansh. I'll tell you when to make the notes and all. Abhi, don't worry about it. All right. हाँ आप टुमारो 6 आवर लेक्चर, किसका 6 आवर लेक्चर है भाई कल? फिजिक्स एंड मैथ्स? अरे बाप रे, मतलब कल होने वाला है या कल हो चुका है आप लोगों का? अच्छा, कल है। ओके, ठीक है, कम से कम ये अच्छी बात है कि केमिस्ट्री में मैं आपको कुछ खास होमवर्क दे नहीं रहा हूँ। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी होमवर्क नहीं दिया, आज की क्लास में भी आप लोगों को होमवर्क नहीं मिलेगा केमिस्ट्री में। स्टार्टिंग पार्ट है, आई जस्ट टेक यू थ्रू द बेसिक्स। ऑल राइट, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव जॉइंड इन। ठीक है, ऑल राइट, सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन फ्रॉम लास्ट क्लास ऑल्सो। हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे थे लास्ट क्लास में। मैंने आप लोगों को नोट्स लिखने के लिए मना करा था, एंड टुडे भी यू नो डोंट नीड टू मेक एनी नोट्स एज सच। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा आप लोगों के लिए, एंड देन यू कैन टेक दैट एंड मेक दैट एज पार्ट ऑफ योर नोट्स। ठीक है, आगे आने वाली क्लास में लेक्चर थर्ड से, ठीक है, तब मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स एंड ऑल स्टार्ट करूंगा, एंड दैट इज व्हेन आई विल आस्क यू टू स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स। ठीक है, तो आप आज का भी रहने दे सकते हो, डोंट वरी अबाउट द नोट मेकिंग पार्ट। ठीक है, लेट्स फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग दिस journey of discovering electrons and other subatomic particles. Okay, now यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करा था। वी वांटेड टू स्टार्ट विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड how we actually were able to isolate electrons and study them. And in that हम लोगों ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो देखा था, दैट वाज दिस कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। नाउ इसका सेटअप इज समथिंग जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। काफी सिंपल सा सेटअप है, राइट? यू हैव अ ग्लास ट्यूब, एंड इस ग्लास ट्यूब के अंदर दोनों एंड्स पर इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं विच आर कनेक्टेड टू अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स, एंड इट्स ग्लास ट्यूब में से gas has been taken out, so that whatever is left inside is at low pressure only.
and then this setup is switched on, based on which an observation about just a second, an observation about the green glow is observed. Now, how is it that the process is happening? इस पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कशन किया था. मैंने आप लोगों को कुछ वीडियोस भी दिखाए थे, based on which you would have understood that this is the actual experiment and the modifications that were done in it. उसी को कंटिन्यू करते हुए let me talk about a little bit more details in this particular experiment. So notice करना that ये electrons आ कहाँ से रहे हैं. ठीक है, that is one of the key questions that comes to you when you are trying to understand this cathode ray tube experiment, that where do these electrons come from, or how do these electrons come from, what is it that starts this this process itself. Now यहाँ पर observe करना that इस ट्यूब के अंदर हम लोग जो भी गैस लेंगे, ठीक है, आपने लो प्रेशर पर ही गैस लिया, बट आपने गैस का यहाँ पर कुछ ना कुछ कंटेंट अंदर रखा है. ठीक है, नाउ दैट कंटेंट of gas that is present inside naturally has some ions. ठीक है, why would that be the case? Because any sample of gas that you taken would have been exposed to radiation. ठीक है, तो यहाँ पर radiation is actually of low energy as well as high energy also. ठीक है, तो जो high energy radiation होते हैं like UV rays, X rays, ठीक है, these radiations are capable of ejecting electrons out of atoms. So एक गैस का सैंपल है that would have been exposed to radiation. तो इस गैस के सैंपल में से कुछ एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए होंगे, and inherently in that sample some amount of ions are going to be present inside. ठीक है, बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन में होंगे, बट आयंस डेफिनेटली प्रेजेंट होंगे. नाउ लेट मी हाईलाइट दैट गैस आयन एज अ पॉजिटिव साइन. ठीक है, अब जैसे ही इस सैंपल के पॉजिटिव आयंस को हम लोग इस हाई पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सपोज करेंगे, तो ये आयंस ऑपोजिट चार्ज की तरफ, यानी कि नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे, एंड आर गोइंग टू कोलाइड विद मोर गैसियस एटम्स ऑन देयर पाथ. ठीक है, ये और गैस के एटम से कोलाइड करेंगे, एंड उस कोलिजन से इनसे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएगा, एंड और गैस के आयंस बन जाएंगे. ठीक है, ये गैस के एटम्स यहाँ कैथोड की वॉल पर भी जाके टकराएंगे, जो कैथोड का मटेरियल है उस पे भी जाके टकराएंगे, एंड उन एटम से भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर देंगे. So what happens is that it comes like a chain reaction that what happens is, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार ध्यान से सुनना. I am trying to help you understand the origin of things inside this cathode ray tube. ठीक है, इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर जो गैस का सैंपल है उसके अंदर इनहेरेंटली कुछ आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट है, एंड दीज आयंस आर द वंस जो स्मॉल फ्रैक्शन में है स्टार्टिंग में, बट जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, they start moving at high speeds and they collide with other atoms to create more ions. तो ये चेन रिएक्शन बन जाता है और आयंस गैस के बनते जाते हैं, एंड दिस इज दैट पिंक ग्लो जो कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में जो वीडियो देखा था उसमें ऑब्जर्व किया था. ठीक है, एंड दीज एटम्स और दीज आयंस दे आल्सो एक्चुअली कोलाइड विद द कैथोड का जो मेटल है उसके मटेरियल से भी कोलाइड करते हैं, वहां से भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करते जाते हैं. ठीक है, सो दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड
stream of ions is actually that pink glow, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले बात किया था, एंड उसको हम लोग एनोड रेज भी बोलते हैं, ठीक है, दैट इज समथिंग व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज एनोड रेज। एंड देन ध्यान से ऑब्जर्व करना कि साथ में यहाँ पर you are able to also see the electrons coming out, ठीक है, those electrons are also something which move towards the opposite charged plate, towards the anode side, and they cause that green glow, ठीक है, they are the electrons which are traveling from cathode towards anode, ठीक है। नाउ ध्यान से समझना इस चीज के बारे में रिगार्डिंग दैट ओरिजिन दैट आई स्पोक अबाउट। जो कैथोड रेज हैं दे आर मेड अप ऑफ opposite in fact they are made up of negatively charged particles, whereas the anode is made up of positively charged particle, anode rays, ठीक है। नाउ ध्यान से ऑब्जर्व करना, अभी हम लोग पहले कैथोड रेज के ऊपर फोकस करते हैं। सो इफ यू रिमेंबर दैट वीडियो जो मैंने आपको दिखाया था ग्लास ट्यूब वाला इन द लास्ट क्लास, स्टार्टिंग में गैस प्रेजेंट था इनसाइड जिसकी वजह से पिंक ग्लो आ रहा था, ठीक है, फिर धीरे धीरे दैट गैस गॉट sucked out of it and the electrons could then reach the opposite side, ठीक है, यहाँ कैथोड से एनोड की तरफ आ रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, एंड एज अ रिजल्ट अ ग्रीन ग्लो was something that could have been easily seen, ठीक है। so this led to the discovery of cathode rays, and स्टार्टिंग में ग्रीन ग्लो क्यों नहीं दिख रहा था, उसका भी ये क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट्स का रहता है कि स्टार्टिंग में ग्रीन ग्लो क्यों नहीं दिखा। तो नोटिस करना स्टार्टिंग में एक्चुअली यहाँ पर गैस प्रेजेंट था, ठीक है, एंड वो गैस की वजह से पिंक ग्लो ऑब्जर्व हो रहा था, एंड द गैस पार्टिकल्स दे वर नॉट लेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली रीच द ऑपोजिट साइड, दे वर ब्लॉकिंग इट, ठीक है। नाउ इफ यू पुल आउट दैट गैस, आपने वो गैस सक आउट कर लिया, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट साइड पे रीच कर कर ग्रीन ग्लो दिखा पा रहे थे, ठीक है। सो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज द ओरिजिन ऑफ दीज कैथोड रेज एंड एनोड रेज, ठीक है। इनफैक्ट आप नोटिस करना, ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था विद द गैस वाला, दिस इज कॉल्ड एज कोल्ड सीआरटी, ठीक है। इसके अंदर गैस प्रेजेंट होता है inside the tube. Later we also did the same experiment without gas, ठीक है। in this case we like ensured इतना वैक्यूम अंदर हो जाए कि गैस हार्डली कुछ प्रेजेंट हो inside, and that was called as hot CRT. Why was it called as hot CRT is because अब इस केस में जो कैथोड का मटेरियल होता है, ठीक है, उसको हीट अप करा जाता है। कैथोड के मटेरियल को हीट करने से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, and these electrons are then accelerated through the high potential difference, which when striking the glass wall create a green glow, ठीक है। this is something which is used as a principle in your colored monitor वाले TVs, ठीक है, जो CRTs पहले बोलते थे, पुराने जमाने के जो TVs होते थे उनमें actually what we do not want is that gas to be present inside, because that gas is something that with time it becomes unreliable, ठीक है। हाँ, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन गन में भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है, दैट कैथोड के मटेरियल को हीट कर देते हैं, एंड उस हीटिंग से जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं दोज आर एक्सेलरेटेड थ्रू द हाई पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। नाउ हाँ आदित्य, विदाउट द गैस आपको पिंक ग्लो नहीं दिखेगा,
ठीक है, क्योंकि जो पिंक ग्लो आ रहा था दैट वाज बिकॉज ऑफ द गैशियस आयंस। ठीक है, हाँ, दिस हीटिंग से जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं उसको हम लोग थर्मोनिक एमिशंस भी बोलते हैं। ओके, so this was something of a background that I wanted to give you before we discussed further details of it. अब ये सब जो रीजंस पता पड़े, ये उस टाइम पर नहीं पता पड़े थे जिस टाइम पर ये एक्सपेरिमेंट करा गया था। दीज वर सम थिंग्स व्हिच वर फाउंड आउट मच लेटर, दैट हाउ इज द how are these ions or electrons getting generated. So ध्यान से समझना। मैं एक बार क्विकली वापस से आपको रिकैप करके समझा देता हूं that within this glass tube, ठीक है, अगर गैस प्रेजेंट होता है इनसाइड, ठीक है, तो आपको एनोड रेज एज वेल एज कैथोड रेज दोनों मिलता है। एनोड रेज आर वन जिनका आपको कलर पिंक दिखा था, बिकॉज दोज एनोड रेज आर मेड अप ऑफ गैशियस आयंस, एंड कैथोड रेज, they when strike the glass wall, a green glow is emitted। ठीक है, इसमें अब let me show you one more actually photo to kind of give you a more clarity। ठीक है, मैंने एक बार नीचे मिलिकन के एक्सपेरिमेंट के नीचे यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ पर ऑब्जर्व करना, मैं एक और फोटो आपको दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। लेट मी टेक अ पिक्चर। हाँ, यहाँ से उठा लेते हैं इसको। Okay, so I hope now you can see this photo. Now this is a photo of a tube showing anode rays। ठीक है, सो यहाँ पर आप नोटिस करना, दिस पार्ट यहाँ पर कैथोड है। ठीक है, इनफैक्ट माय बैड, दिस इज एनोड एंड दिस पार्ट हियर इज कैथोड। ठीक है, ये जो कैथोड है, ये कैथोड परफोरेटेड है। व्हाट इज मेंट बाय परफोरेटेड, दैट इसमें होल्स है। सो इससे क्या हो रहा है, जो ये एनोड के पार्टिकल्स हैं, एनोड के रेज हैं, दे कैन पास थ्रू दिस कैथोड एंड कैन बी सीन हियर यहाँ बिहाइंड। ठीक है, सो दीज आर द एनोड रेज। ध्यान से ऑब्जर्व करना, एनोड रेज के बारे में मैंने आपको क्या बताया, दैट एनोड रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस। ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करके बस डायरेक्टली बोल देते हैं दैट एनोड रेज आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्विक करेक्शन और यू कैन से क्लैरिफिकेशन फॉर एवरीवन्स बेनिफिट। एनोड रेज, ठीक है, दे ट्रैवल फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड। ठीक है, एंड यहाँ पर नोटिस करना, एनोड रेज are made up of positively charged gaseous ions। ठीक है, not protons। This is something of a misconception with a lot of students that anode rays are made up of protons। but अगर हम लोग गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस ले लें तो फिर हाँ, देन यू आर करेक्ट, बिकॉज H प्लस आयन जो है वो तो प्रोटॉन ही होता है ना, अगर मैं गैस हाइड्रोजन ले लूं तो। ठीक है, सो दिस इज समथिंग
as a one important clarification that you should understand. Okay, now हाँ, सो यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया दैट हाउ दिस प्रोसेस गॉट स्टार्टेड. ठीक है, मैंने आपको बताया कि हमने जो गैस सैंपल लिया उसमें इनहेरेंटली ऑलरेडी थोड़े से आयंस, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ आयंस आर ऑलरेडी प्रेजेंट. ठीक है, दे आर समवेयर यू नो प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी, एंड जैसे ही मैं हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूँ, दीज आयंस दे स्टार्ट मूविंग. ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस है तो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो दे स्टार्ट मूविंग एट रियली हाई स्पीड्स टुवर्ड्स द कैथोड. वाई हाई स्पीड? बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस आपने हाई अप्लाई करा हुआ है. एंड व्हेन दे डू सो, they collide with other gaseous atoms, knock off the electrons out of them, and create more anode ray particles or positively charged gaseous ions. And फिर वो gaseous ions भी कैथोड की तरफ हाई स्पीड में मूव करने लगते हैं. तो ये एक चेन रिएक्शन की तरह होता है. ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने परफोरेटेड कैथोड क्यों दिखाया है? सो दैट कैथोड के पीछे जब ये रेज, क्योंकि हाई स्पीड से जा रहे हैं, तो ये हाई स्पीड से जाने पर दे विल जस्ट पास थ्रू दोज होल्स इन द कैथोड मटेरियल, एंड दे विल जस्ट बी सीन क्लियरली बिहाइंड. तो फॉर द सेक ऑफ बेटर विजिबिलिटी ये मॉडिफिकेशन आपको करके इस फोटो में दिखाया जा रहा है. ठीक है, अब ये एनोड रेज जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती हैं कैथोड रेज जैसी. ठीक है, एंड इनकी प्रॉपर्टीज में थोड़े बहुत चेंजेस जो होते हैं एज कंपेयर टू कैथोड रेज. उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है दैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. कैथोड रेज वर नेगेटिवली चार्ज्ड बट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. ठीक है, एंड another important misconception which I want every student to know right away is that anode rays or these positively charged rays, they are not made up of protons. They are actually made up of positively charged gaseous ions. ठीक है, ओके. नाउ कमिंग बैक, ये एनोड रेज वाला पार्ट था, वो बीच में मैंने इंट्रोड्यूस करा बिकॉज इट बिकम्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस ओनली दैट यू नो हाउ these cathode rays are being generated. ठीक है, अगर गैस प्रेजेंट नहीं होगा इनसाइड तो फिर हमें एनोड रेज देखने को नहीं मिलेंगे. ठीक है, अगर हम लोग थर्मोनिक एमिशन बेस्ड वाला जो मैंने अभी आपको हॉट सीआरटी वाला पार्ट बताया था वो अगर हम लोग यूज करेंगे तो उसमें we will not be able to see anode rays. ठीक है, नाउ अब जो ये सीआरटी एक्सपेरिमेंट था आपको उसके पीछे का बैकग्राउंड समझ में आया है दैट यू नो हाउ दीज रेज आर जनरेटेड, एंड इन रेज की प्रॉपर्टीज वर आल्सो समथिंग दैट शुड बी क्लियर टू यू. The cathode rays, they travel direction from cathode to anode. They are able to penetrate thin sheets of metal and they consist of negatively charged particles. ये जो negatively charged particles हैं मैंने आपको जैसे बताया था many years down the line उनका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया था. ठीक है, now अब ऑब्जर्व करना, दिस इज ऑल्सो समथिंग जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था दैट आफ्टर मेनी ईयर्स अराउंड 1890s में J.J. Thomson actually was able to then find out more details regarding the cathode ray particles, and how he did that was he applied his mass spectrometry technique. Right, mass spectrometry technique यहाँ पर नोटिस करना कैसा सेटअप कर दिया है. यू नो कैथोड के पार्टिकल्स जा रहे हैं एंड एनोड इस बार परफोरेटेड है तो एनोड के थ्रू, ठीक है, हाई स्पीड पर ये पार्टिकल्स लेफ्ट टू राइट निकल गए, एंड देन दीज पार्टिकल्स वर मेड टू, ठीक है, दीज पार्टिकल्स वर मेड टू डिफ्लेक्ट अंडर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड. ठीक है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट भी होने लग गए. किस तरीके से डिफ्लेक्ट हुए? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, एंड उस डिफ्लेक्शन को बैलेंस आउट करने के लिए
ठीक है, उस डिफ्लेक्शन को बैलेंस आउट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया ताकि ये दोनों का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, सो अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is experiencing force from electric field as well as force from magnetic field, and both are being or both are made in such a way, are applied in such a way that their effect cancels out. ठीक है, तो इसके ऊपर अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो कैलकुलेट कराया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं दैट इज नॉट द फोकस राइट नाउ, बिकॉज अभी मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं सिखा रहा हूँ। तो आप ऐसा मान के चलो कि हाँ, मतलब जिन लोगों को कैलकुलेशन आता है उन लोगों ने वो कैलकुलेशन कर लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स लगता है और मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स लगता है, एंड उसको उन्होंने इक्वेट कर दिया, तो हमें मिला एक इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट, हमें मिला चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, and that is something which was coming out to be a constant value. ठीक है, it was coming out to be a constant value irrespective of the type of gas or the material of electrode that was being taken. ठीक है, आप हाइड्रोजन गैस यूज करो, नाइट्रोजन यूज गैस करो, नोबल गैस यूज करो, या फिर आप जो कैथोड का मटेरियल है उसमें आयरन यूज करो या निकल यूज करो, एवरी टाइम you are getting this, yes, this specific charge, you are getting this charge upon mass ratio to be a constant value. This actually helped in concluding that electron is a subatomic particle. Electron is actually something that is present inside all these elements that are there. ये समझ में आया आप लोगों को? ओके, नाउ अभी इसी के कंटिन्यूएशन में, ठीक है, ओके, आई थिंक वेदांत बहुत इम्पेशेंट हो रहा है। उसका क्वेश्चन है दैट व्हाई डज चार्ज नॉट रिटर्न टू एनोड आफ्टर पासिंग थ्रू? इट विल, बट द थिंग इज दैट अंडरस्टैंड, यहाँ पर देयर इज हाई पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज अप्लाइड, एंड उसकी वजह से जो मोमेंटम अप्लाइड हो गया है, ठीक है, देयर इज दिस मोमेंटम दैट हैज बीन अप्लाइड, जिसकी वजह से the particles are moving at really high speeds. ठीक है, once they cross over, ठीक है, वो परफोरेशन के थ्रू निकल गए, ठीक है, तो अब what is going to happen is they are going to experience a retardation force, ठीक है, but because of inertia they will keep on going at that high speed. ठीक है, थोड़ा स्पीड कम हो जाएगा but they will still go forward. ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग लो पोटेंशियल यूज कर लेंगे तो आपका ये एक्सपेरिमेंट ही रन नहीं होगा, क्योंकि आपको ये इंश्योर करना है दैट हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन्स निकल के जा रहे हैं। आप 10,000 वोल्ट यूज कर रहे हो फॉर अ पर्टिकुलर रीजन दैट वी वांट दिस एक्सपेरिमेंट टू अकर। ठीक है, all right, let me quickly re-explain this part of how the electron is a subatomic particle. तो इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करना, the conclusion was that both changing of gas or changing of the material of electrode did not play any role in the value of Q by M. तो जो Q by M आ रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ में सेम ही आ रहा है। तो इससे क्या समझ में आया दैट इलेक्ट्रॉन इज समथिंग विच इज प्रेजेंट इन ऑल दीज सब्सटेंसेस जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। सो ये कंक्लूड हुआ कि इलेक्ट्रॉन भाई फंडामेंटल है, इट इज समथिंग दैट इज प्रेजेंट इन ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स एज वेल। तो एंड अगर हम किसी भी एटम को ऑब्जर्व करते हैं, किसी भी एलिमेंट को, तो वो तो न्यूट्रल होता है, राइट? तो यानी कि ये चार्ज पार्टिकल इज समथिंग दैट इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ दैट एटम, and because of this experimental setup we are actually able to take it out. Okay, now ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास वैल्यू हुआ। ठीक है, अभी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिसर्च चल ही रहा था। ठीक है, and this is where the next experiment also comes very important to understand. This is something which gave us the charge of electron. ठीक है, इससे हमें एक्चुअली
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पता पड़ा. दिस इज कॉल्ड एज मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. नोटिस करना ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का सेटअप कैसा है. सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना अभी देयर इज दिस वेसल. ठीक है, वेसल बोल लो या आप चेम्बर बोल लो. जस्ट अ सेकेंड. देयर इज दिस चेम्बर इन विच ऑयल. ठीक है, कंटेनर हम लोग ऑयल स्प्रे कर रहे हैं अंदर. ठीक है, स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल आर बीइंग स्प्रेड. ठीक है, वाई ऑयल? बिकॉज इट इज समथिंग विच इज इजी टू ऑब्जर्व. ठीक है, हम लोग माइक्रोस्कोप से जब ऑयल के पार्टिकल्स को देखेंगे तो हमें वो विद transparent with a white background and behind we shall be able to see it properly. Now अब ये चेम्बर के अंदर एक और प्रोविजन है that we can pass x-rays inside. ठीक है, इस डायग्राम में दिखाया नहीं है बट मैं ऐसे मार्क करके बता रहा हूं आपको कि इस चेम्बर के अंदर हम लोग एक्सरेज प्रोवाइड करेंगे. एंड उसका पर्पस क्या होगा? ये एक्सरेज क्या होते हैं? दे आर आयोनाइजिंग रेडिएशंस. ठीक है, दे आर एक्चुअली हाई एनर्जी आयोनाइजिंग रेडिएशंस. तो ये एक्सरेज क्या करेंगे? दीज एक्सरेज विल इजेक्ट इलेक्ट्रॉन out of gas atoms present inside. ठीक है, inside this chamber जो भी गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उनमें से ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर देंगे. ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑब्जर्व करना. नाउ these ions or in fact these electron also can or not exactly can, they actually get these gaseous ions or electrons, they get stuck to oil droplets. ठीक है, and make these droplets charged. तो ये ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज आ जाता है. ठीक है, अच्छा अब ये ऑयल ड्रॉपलेट्स इस ये आप ऑब्जर्व करोगे, ये टॉप प्लेट है, इस टॉप प्लेट के थ्रू पास हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि इस टॉप प्लेट में हमने होल किया हुआ है. तो ये टॉप प्लेट के थ्रू पास हो गए एंड यहाँ पर बिटवीन दीज टू प्लेट एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है. ठीक है, वी हैव अप्लाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू प्लेट्स. एंड व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, ये जो ऑयल का ड्रॉपलेट था ये पहले नीचे गिर रहा था अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, बट अब क्योंकि इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, और हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है, तो दिस एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आल्सो. ठीक है, नाउ okay, couple of questions which you might ask. Why does the oil droplet get charged? तो मैंने आपको क्या बताया कि oil droplet के surface के ऊपर ना ये जो गैस के ions and electrons आए, they can get adsorbed. ठीक है, एक फिनोमेना होता है. अगेन मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा आपके साथ में, दैट जो गैस के आयंस हैं ये adsorption क्या होता है. ठीक है, देयर इज दिस फिनोमेना. आप ऐसा मान के चलो कि एक ऑयल है एंड गैस के, हाँ शायद आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में सुना भी हो कि सरफेसेस पर गैस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स आके चिपक जाते हैं. ठीक है, एंड दैट इज समथिंग विच इज स्टडीड अंडर अनदर चैप्टर कॉल्ड एज सरफेस केमिस्ट्री. ठीक है, 12th क्लास में आपको बताएंगे कि एक फिनोमेना होता है. नाउ अभी के लिए डोंट नीड टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट. ठीक है, बट इतना मान लो कि ऑयल के सरफेस के ऊपर
ये गैस के आयंस आके स्टक हो गए, ठीक है, एंड उसकी वजह से ये ऑयल का पार्टिकल चार्ज हो गया, ठीक है, उस पर भी चार्ज आ गया। अब जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से अब ऑयल के पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगने लगा, ठीक है। अब सब ड्रॉपलेट्स पर तो नहीं, बट सम ड्रॉपलेट्स, ठीक है, सम ड्रॉपलेट्स experienced balance of these forces and remain suspended, ठीक है, सस्पेंडेड या फिर फ्लोट करने लगते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर ये फोर्सेस का इफेक्ट कैंसिल आउट हो गया। तो ऐसे ड्रॉपलेट्स का फिर मिलिकन ने एनालिसिस करा, ठीक है। अब ऐसा सब ड्रॉपलेट्स के साथ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सब ड्रॉपलेट्स अलग अलग साइज के हो सकते हैं, तो सब पे अलग अलग चार्ज भी हो सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक के केस में बैलेंसिंग हो, ठीक है। एंड इसको एक बार मैं आपको विजुअलाइज कराने के लिए लेट मी शो दिस यूट्यूब वीडियो विच इज एक्चुअली अ सिमुलेशन, ठीक है। तो दिस इज मोर ऑफ अ सिमुलेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, नॉट द रियल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रियल एक्सपेरिमेंट देखना थोड़ा मुश्किल है, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, लेफ्ट हैंड साइड में पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस कर सकते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो ये ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे गिर रहे हैं, ठीक है, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ड्रॉपलेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन पर ओवर डोमिनेट करने लग गया। बट अगर हम लोग एक बैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे, ठीक है, जैसा आप नोटिस करना कि ये पोटेंशियल को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, तो सम ड्रॉपलेट्स नाउ विल एक्सपीरियंस बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों फोर्सेस सेम से हो जाएंगे, तो दीज ड्रॉपलेट्स कैन गेट सस्पेंडेड, एंड इन ड्रॉपलेट्स पे अब मिलिकन ने अपना एनालिसिस करा, दोज ड्रॉपलेट्स which were are or which were something which have a very very स्लो स्पीड यू कैन से, ठीक है, एकदम जीरो भी नहीं होगा तो भी बहुत ही कम स्पीड पे होगा, तो भी हम उसका यहाँ पर बैलेंसिंग करके अब उसके ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर कैलकुलेशन नोटिस करना मिलिकन ने करा, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों को इक्वेट करा, एंड दिस इज mg, एंड इसका भी कुछ ना कुछ एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपको भी शायद पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है, आपने जूनियर क्लास में पढ़ा भी नहीं होगा, बट होता है कुछ ना कुछ फॉर्मूला, एंड उस फॉर्मूला के अंदर एक Q फीचर करता है जो कि चार्ज होता है ऑयल ड्रॉपलेट का। तो अब उसमें कैलकुलेशन करी, ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दीज कैलकुलेशंस, बट किसी ना किसी तरीके से वो कैलकुलेशन करी, ठीक है, एंड व्हाट ही फाउंड आउट अबाउट द चार्ज, ठीक है, फॉर सच droplets, charge was calculated, ठीक है, and what was found out was quite interesting and led to a theory called as quantization of charge, ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं एक्सप्लेन करूंगा। What is meant by this quantization of charge? So what happened was that charge on this oil droplets, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करा गया, it was always coming out as a multiple of a value which was 1.6 into 10 raised to the power of minus 19 coulomb, ठीक है। ये जो n था, this was the multiplication factor, integer था 1 2 3 and so on so forth, so charge was coming out in discrete units only, ठीक है। सो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, चार्ज
exists in discrete units only. It is not continuous. What does this mean? This means that this charge that was being given, मतलब यहाँ पे ऑब्जर्व करना, चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम एग्जिस्ट करेगा, 2 टाइम्स 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम एग्जिस्ट करेगा, 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम भी एग्जिस्ट करेगा, बट समथिंग लाइक इसके बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में नहीं एग्जिस्ट करेगा. सो जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ऐसा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, समथिंग लाइक इनके बीच में लाइक 2.4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये चार्ज भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. चार्ज वाज फाउंड टू बी an integral multiple of these this smallest unit which was 1.6 into 10 की power minus 19 coulombs, right? So ये जो smallest unit था, ठीक है, let me rub this smallest unit, ध्यान से ऑब्जर्व करना, this smallest unit of charge is called as elementary charge. ठीक है, and this is something which the charge of electron is assigned to. ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है. So it comes out to be 1.6 into 10 raised to the power of minus 19 coulomb. ठीक है, now अब यहाँ पर आप नोटिस करना that this is something which was something important to give us an idea. इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ. ठीक है, let me write them later. So यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, इम्पोर्टेंट जो कंक्लूजन है आपको वैल्यूज ध्यान रखनी है रिगार्डिंग the electrons that we have found out right now. Charge upon mass ratio of electron, ठीक है, मॉड वैल्यू ले रहा हूँ मैं इसका, 1.6 into 10 raised to the power of 11 कूलम पर kg. ठीक है, फिर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता पड़ा 1.6 into 10 raised to the power of minus 19 कूलम. इससे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg. ठीक है, तो ये डेटा पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं फॉर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इज दिस क्लियर? नाउ अब ऑब्जर्व करना आप एनोड रेस के बारे में भी. ठीक है, सो ये इलेक्ट्रॉन का एज अ क्विक रिकैप we will understand the 3 experiments that we have done and understood here. पहला था कैथोड रे ट्यूब के बारे में, इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको समझ में आने चाहिए. देन थॉमसन मॉडल से हमें क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिला वो आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, एंड देन मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से what we understood as an important conclusion about the charge of electron. तो ये 3 important experiments हैं which you should be familiar with, and if you are not familiar with the process also, that is fine. You can only focus on the important data points. ठीक है,
that how the charge and mass and charge upon mass of electron are, what are the values. ठीक है. All right, now let's come to this next subatomic particle which is proton. ठीक है, इसके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे ही दिया है, बट लेट मी elaborate on that again. So discovery of anode rays, you can say, और प्रोटॉन्स वर्ड एक्चुअली बहुत बाद में कॉइन किया गया था. ठीक है, इट वाज समथिंग व्हिच वाज कॉइन्ड मच लेटर बाय रदरफोर्ड. ठीक है, स्टार्टिंग में तो एनोड रेज का ही डिस्कवरी हुआ था. ठीक है, सो लेट मी इलैबोरेट ऑन दैट एज अ क्विक रिकैप. जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर दिस इज द एनोड. ठीक है, ये एनोड है इधर, यहाँ पर कैथोड है. ठीक है, एंड ये कैथोड जैसे मैंने आपको बताया परफोरेटेड है, तो इसके थ्रू एनोड रेज आर एबल टू पास थ्रू. एंड दीज आर योर एनोड रेज. ठीक है, दे आर, इनके लिए क्या क्या मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे. दे ट्रैवल फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनके बारे में मैंने आपको बताया था was that these are made up of positively charged gaseous ions. ठीक है, they are made up of positively charged gaseous ions and not protons. ठीक है, एक थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो अब मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ, वो आप ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व करना, is the fact that charge upon mass value. ठीक है, हाँ, so Goldstein, right, Goldstein was the one who modified this experiment to discover anode rays. ठीक है, so यहाँ पर ऑब्जर्व करना that Q by M वैल्यू. ठीक है, इनका Q by M वैल्यू क्या रहेगा एनोड रेज का? एनी गेसेस? हाँ, तो श्रीनाथ ने एकदम सही गेस करके दिया है. एक्चुअली द थिंग वाज दैट अनलाइक द कैथोड रेज, Q by M depends upon the gas, right? Because इलेक्ट्रॉन में तो कैसा था, irrespective of the gas सब में सेम वैल्यू आ रहा था, बट एनोड रेज के केस में, ठीक है, द वैल्यूज वर नॉट कमिंग सेम, दे वर कमिंग डिफरेंट, बिकॉज ये सब किससे बने हुए हैं, गैशियस आयन से बने हुए हैं. तो अगर डिफरेंट गैस यूज करा मैंने तो उसका मास डिफरेंट होगा, तो मेरा वैल्यू ऑफ Q by M भी डिफरेंट आएगा. सो Q by M एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द गैस टेकन. ठीक है, एंड इसमें नोटिस करना द हाईएस्ट Q by M किसका आएगा, द हाईएस्ट Q by M was found to be for the lightest gas, or you can say lightest anode particle, which is hydrogen. ठीक है, lightest anode ray particle which was H plus. ठीक है, नाउ अभी भी H plus को, ठीक है, प्रोटॉन का नाम नहीं दिया गया था. ठीक है, दिस वाज नॉट द केस जहां पर प्रोटॉन वर्ड कॉइन किया गया था. यहाँ पर ये जरूर माना गया था कि हाइड्रोजन का जो ये आयन है, दैट इज द फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज. क्यों? क्योंकि आप ऐसा सोचो कि आपके सामने डेटा है, ठीक है, आपके सामने डेटा है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का, एंड इनमें जिसका लाइटेस्ट पार्टिकल होगा,
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट गैस 1, गैस 2, गैस 3। तो इनमें से जिसका लाइटेस्ट पार्टिकल होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, आप यही मानोगे कि यार दैट माइट बी द फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज, बाकी सब उससे ही बने हुए हैं। ठीक है, तो जो लाइटेस्ट वाला है दैट वाज समथिंग दैट वाज कंसिडर्ड टू बी द फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज। अभी भी लेकिन एनोड मतलब सॉरी प्रोटॉन वर्ड नहीं यूज किया गया था, इट वाज मच लेटर रदरफोर्ड एक्चुअली कॉइंड द वर्ड प्रोटॉन। ठीक है, नाउ अब इस प्रोटॉन के बारे में, ठीक है, एटलीस्ट फॉर दिस एनोड रे पार्टिकल ऑफ H प्लस, हमें एक दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए। इसका चार्ज is same as that of electron but opposite in opposite in sign, and mass of proton was also calculated using the mass spectrometry techniques, and it was found to be 1.67 into 10, in fact मैं थोड़ा सा इसको elaborate कर देता हूँ, 1.6726 into 10 raised to the power of minus 31, not minus 31 actually, minus 27 kilograms. ठीक है, this is something which is the mass of proton. ठीक है, now understand this data point also, ये भी आपके लिए important है। ठीक है, charge of proton was not found out by Millikan. ठीक है, it was something, a different experiment that led to the details of it. All right, now अब observe करना the situation which we are in। ठीक है, -24 ग्राम्स में रहेगा वेदांत। ठीक है, -27 किलोग्राम्स में। ओके, नाउ ऑब्जर्व करना दैट these experiments and their results led us to understand that atom is actually divisible, in the sense that atom consists of even more smaller fundamental particles which are negatively and positively charged. So that Dalton's का जो postulates थे, they were now contradicted, and now a lot of research and a lot of interest was now in understanding that now we found out that atom has something negative and something positive. ठीक है, overall it is neutral, but inside of it there is something positive and there is something negative. So how is this positive and negative present inside? What is the structure? So that is where a lot of effort and a lot of research went into trying to understand the structure of atom. So before we now start venturing into the details of structure of atom, ठीक है, हम लोग अभी डिफरेंट मॉडल्स जो कि साइंटिस्ट ने उस टाइम पे प्रपोज किए थे वो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। सो आई वुड जस्ट वांट टू टेक अ क्विक नोट ऑफ न्यूट्रॉन ऑल्सो। ठीक है, न्यूट्रॉन एक्चुअली इस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुआ था, न्यूट्रॉन काफी बाद में डिस्कवर हुआ था, मच मच लेटर। In fact, the fact was that neutron का कोई चार्ज नहीं होता है, that is why it remained largely undetected, and as a result of which इसका डिस्कवरी काफी बाद में हुआ। To give you an idea in terms of the timelines, 1900 के बिगिनिंग में 1901 1905 के आसपास इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश कर दिया गया था एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस करा जा रहा था, बट न्यूट्रॉन गॉट डिस्कवर्ड मच लेटर इन अराउंड 1930s। ठीक है, इट वाज समथिंग व्हिच वाज अगेन अ डिस्कवरी डन ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अभी अगेन मैं रेडियो एक्टिविटी
के डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। सो जस्ट क्विकली एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, दैट न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड मच लेटर, ठीक है। द क्रेडिट इज गिवन टू जेम्स चैडविक. He is the person credited to the discovery of neutron, and he was doing a experiment in which he bombarded thin sheet of beryllium with alpha particles, okay. So because of this, the following nuclear reaction occurred actually, okay. This nuclear transportation occurred, that alpha particles, they struck at high speed, and based on which न्यूट्रॉन्स वर इजेक्टेड, ठीक है। ये बाद में डिटेक्ट हुए थे। अब अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है टू अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, ये रिएक्शन कैसे हुआ, क्या हुआ। सो डोंट वरी अबाउट इट राइट अवे. Then what you can do is you can simply understand it and note down the data relevant for a neutron. So charge of neutron, okay, that is 0, it is not charged. And mass of neutron, this is quite close to the mass of proton but थोड़ा सा ज़्यादा heavy होता है. I think 1.6749, अगर मैं ऐसे फोर्थ डेसिमल में जाकर डिटेल में जाऊं, -27 10 की पावर -27 kilograms, ठीक है. स्लाइटली हेवियर बट ऑलमोस्ट द सेम यू कैन से ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है. न्यूट्रॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल है which explains the stability of nucleus and all. But again, जैसा मैंने आपको बोला कि हम लोग अभी न्यूक्लियर केमिस्ट्री चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर, ठीक है. हम लोगों का फोकस अभी न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, हमारा फोकस है एक्चुअली न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, ठीक है. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हाउ इज दैट स्टेबिलिटी अंडरस्टूड एंड एक्सप्लेन्ड, दैट इज समथिंग व्हिच गेट्स कवर्ड इन अ डिफरेंट चैप्टर कॉल्ड एज न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है. तब न्यूक्लियस के बारे में बात करी जाती है. सो अभी के लिए हम लोग इस डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है. Okay, now let's come to the structure of atoms and the various models that were proposed by scientists. इसमें the starting few are important to understand the evolution of how the model or structure of atom came into place, that we study as the most modern one. बट ये जो बेसिक वाले हैं जो धीरे धीरे डेवलप करे गए फिर डिस्कार्ड करे गए, उनका एवोल्यूशन पढ़ना भी जरूरी है. देन ओनली वी विल बी एबल टू अप्रिशिएट द न्यू मॉडल्स मोर, ठीक है. सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, when we talk about the structure of atom, the first and the most important experiment which actually laid the foundation of modern physics is the gold foil scattering experiment by Rutherford. ठीक है. In fact, this is considered as one of the fundamental experiments that led to the lot of modern research. क्योंकि जो principle इसमें use करा जाता है, that is till date is being used in all the high-end research in physics that happens. ठीक है. The concept is throwing particles at very high speed onto a target and then observing what will happen. ठीक है. दिस इज एक्चुअली समथिंग जो आपका लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है, सन जो लैब है उसमें प्रेजेंट है, वो भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है. दैट इट बेसिकली वर्क्स ऑन द सेम कॉन्सेप्ट दैट हाई स्पीड पर पार्टिकल्स क्लैश कराने, कोलाइड कराने, एंड देन विद डिटेक्टर्स ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग. सो दैट इज एग्जैक्टली
what is happening in this experiment also. So ध्यान से observe करना, यहाँ पर there is a source of alpha particle, ठीक है, which throws alpha particles in a streamlined manner, and these particles are made to pass through a very thin, extremely thin gold foil. ठीक है, gold क्यों use करा यहाँ पर? Because gold as a metal has this property of being highly malleable, can be converted into very thin sheets. इसके थ्रू इन अल्फा पार्टिकल्स को पास करा गया एंड ऑब्जर्व करा गया that how these alpha particles went through this gold foil. ठीक है, पीछे ये डिटेक्टर स्क्रीन लगाया है. So this is detector screen, and this is something which was coated with जिंक सल्फाइड, ताकि जहां पर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहे हैं वो हमें पता पड़ सके. ठीक है, क्योंकि ये सब अल्फा पार्टिकल्स हम लोग ऐसे माइक्रोस्कोप एंड ऑल से नहीं देख सकते हैं. दे आर टू स्मॉल टू बी सीन and they are too fast traveling also, so we are not able to visualize or see them, but we are able to detect where they strike these detector screen. ठीक है, अच्छा, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ 2 protons and 2 neutrons. ठीक है, so they are actually positively charged particles. Now observe karna what was the key outcomes of the gold foil scattering experiment. So the first and the most important outcome of gold foil scattering experiment was that based on this, Rutherford was able to discard plum pudding model of atom by Thomson. ठीक है, सो जे थॉमसन ने एक्चुअली एक इनिशियल मॉडल ऑफ एटम प्रेजेंट किया था विच इज कॉल्ड एज प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम. सो आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने जूनियर क्लासेस में, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, और भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट नाम के साथ में इसको बोला जाता है. सो व्हाट हैपेंस और व्हाट एग्जैक्टली इज इन दिस मॉडल वो मैं आपको समझाता हूँ. तो थॉमसन ने बोला था कि एटम कैसा होता है, ये एक नेचुरल क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करी गई. अब थॉमसन उस टाइम पे लाइक was one of the most respected scientists in the community. Like he had developed this great mass spectrometry technique, and his model, although which was not scientifically or so you can say experimentally proven, but was something that he had predicted कि ऐसा होना चाहिए है. ठीक है, तो अब क्योंकि इतना बड़ा आदमी है जिसने कुछ बोला है, तो people considered it with very serious mindset, and were kind of trying to understand that model. So the model was that एटम में पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरा ऐसे फैला हुआ है. ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, एंड इसके अंदर in this positive charge there are electrons that are embedded randomly. ठीक है, ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड की स्पेलिंग क्या होगी? EMBEED डबल डी आएगा ना. हाँ, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड inside it randomly. अब ये थॉमसन का मॉडल था. ठीक है, now if Thomson's model was correct, then the conclusion of this experiment, ठीक है, the conclusion of this Rutherford experiment
was that alpha particles straight जाने चाहिए. ठीक है, all the alpha particles should go straight. However, what Rutherford found out was that not all, ठीक है, most actually went straight through, but some got deflected. ठीक है, some got deflected by a small angle, and very few actually got deflected by large angles. ठीक है, few alpha particles were actually in fact deflected by large angles. This is what the observation was. ठीक है, मैं इसको एक सिमुलेशन के थ्रू भी आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना. लेट मी शेयर दिस सिमुलेशन विद यू. सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, यहाँ पर रदरफोर्ड एंड प्लम पुडिंग दोनों मॉडल के ऊपर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग कैसा दिखना चाहिए. तो पहले प्लम पुडिंग के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं. अगर प्लम पुडिंग मॉडल ट्रू होता तो देखो यहाँ पे लेफ्ट में मैं क्लिक करता हूँ, अल्फा पार्टिकल्स थ्रो करना शुरू कर दिए. ठीक है, ये जो लेजेंड आप ऑब्जर्व करना, रेड रेड पूरा जो स्प्रेड आउट है वो बोला जा रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है, एंड उसमें जो ब्लू डॉट्स दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, दोज ब्लू डॉट्स आर द वंस विच आर द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ये प्लम पुडिंग मॉडल है. तो अगर प्लम पुडिंग मॉडल सही होता तो क्या ऑब्जर्वेशन आना चाहिए था, दैट these alpha particles are just going straight through without any deflection. ठीक है, ऐसा ऑब्जर्वेशन आना चाहिए था. ठीक है, ऐसा क्यों आना चाहिए था, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिफ्यूज्ड है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन लाइक अ क्लाउड, उस क्लाउड के थ्रू अगर आप लेट्स से कोई पार्टिकल थ्रो कर रहे हो तो क्लाउड विल नॉट बी एबल टू डिफ्लेक्ट इट. ठीक है, द क्लाउड will not be able to deflect it, and these alpha particles can then go straight through. ठीक है, but actually में ऐसा ऑब्जर्वेशन हुआ नहीं. जो ऑब्जर्वेशन हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ. so let me come to the Rutherford model. ठीक है, now when you see the Rutherford model you will see हाँ, सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. वेदांत का क्वेश्चन वही है. वेदांत बोलना चाह रहा है कि सर पॉजिटिव तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा ही सही. सो दैट इज व्हाट, अंडरस्टैंड couple of things here, that first of all these alpha particles they are moving at really high speeds. ठीक है, that is number one. number two is that जो atom का positive charge है according to Thomson's model it is diffused. मतलब वो क्लाउड की तरह ऐसे मिस्ट या फॉग की तरह बोलो कि ऐसे फैला हुआ है. इट इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, सो इट इज नॉट एबल टू डिफ्लेक्ट. उसके थ्रू अगर अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं तो दे विल बी जस्ट इजीली एबल टू पास थ्रू विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. ठीक है, बट व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर आप नोटिस करो एक्चुअली डेविएशंस वर ऑब्जर्व्ड. ठीक है, एंड दिस इज, ये मैंने अल्फा पार्टिकल्स शुरू कर दिए, मैं इस पे ट्रेसेस भी बना देता हूँ. ठीक है, यू कैन सी द ट्रेसेस आल्सो. सो एज यू कैन सी many alpha particles are going straight through, but some alpha particles are facing deflections. Some are facing small deflections, some are facing in fact large deflections also. ठीक है, so this is something which हाँ वो वीडियो लैग करेगा, that's okay, but you are still able to see it, that's fine with me. So these deflections were something which discarded first of all the Thomson's model. ठीक है, अब इसके बेसिस पर, इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर रदरफोर्ड ने क्या क्या कंक्लूजन बनाए वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ. ठीक है, सो लेट मी जस्ट पॉज इट एंड let us go through these observations 1, 2 and 3.
and understand what were the conclusions that Rutherford gave. So यहाँ पर आप observe करोगे, let us write observations and conclusions. So ऑब्जर्वेशन किस तरीके से है? पहला ऑब्जर्वेशन था दैट मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, ठीक है, और वेंट स्ट्रेट थ्रू without any deflection. So the conclusion that was made by Rutherford was is most of the atom is empty. ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर जो सिमुलेशन बनाया गया है, ठीक है, ये जो सिमुलेशन है ये एक्चुअली इतना एक्यूरेट नहीं है बिकॉज अगर आपने अपने जूनियर क्लासेस में देखा होगा, पढ़ा होगा, तो जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है एंड जो साइज ऑफ एटम होता है, तो द कंपैरिजन इज फुटबॉल इन अ फुटबॉल फील्ड, राइट? इफ यू रिमेंबर, अगर फुटबॉल फील्ड एक एटम का साइज है तो न्यूक्लियस का साइज इज मेयरली द साइज ऑफ अ फुटबॉल इनसाइड इट, ठीक है? सो यहाँ पर तो क्या है, थोड़ा सा फिर भी यू नो ऐसे जूम इन करके दिखाया गया है, बट most of the alpha particles actually went straight through, which meant that most of the atom is empty. Then the second observation which Rutherford had was that some alpha particles, ठीक है, some alpha particles deflected by you can say smaller angles. तो जैसे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया that some alpha particles are being deflected, so अब क्या हुआ, इस पर बेस्ड रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन लिखा, that there is a tiny, ठीक है, tiny क्यों बोला उसने, because most part तो empty है, so there is a tiny positively charged region, ठीक है, there is a tiny positively charged region inside atom and he gave the term nucleus, ठीक है, he is the one who coined the term nucleus, ठीक है, एंड इनफैक्ट रदरफोर्ड को पॉजिटिव भी नहीं पता था, ठीक है, द ओनली थिंग दैट रदरफोर्ड कुड से और कंक्लूड वाज कि चार्ज्ड रीजन है, ठीक है, हो सकता है कि अगर नेगेटिवली चार्ज भी होता तो भी डिफ्लेक्शंस ऑब्जर्व हो सकते थे, ठीक है, सो रदरफोर्ड एक्चुअली डिडंट कंक्लूड दैट इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, मतलब द मेन कंक्लूजन वाज दैट इट इज समथिंग दैट इज चार्ज्ड, that is present inside the region, inside the atom, and it is in a very tiny volume, ठीक है, tiny word भी important है, tiny word क्यों यूज किया गया, because of the fact that most of the alpha particles went straight through, ठीक है, जो भी अल्फा पार्टिकल्स इस न्यूक्लियस की विसिनिटी में आ रहे थे वही डिफ्लेक्शन कर पा रहे थे, जैसे आप यहाँ पे देखोगे अगर कोई अल्फा पार्टिकल दूर से निकल रहा है एटम के तो वो कुछ खास डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस के अगर दूर निकल रहा है तो, बट अगर पास से जा रहा है तो इट इज एक्सपीरियंसिंग दैट रिपल्शन, ठीक है, एंड इसमें जो पार्टिकल्स, एकदम एक जूम इन वाला डायग्राम भी दिखाता हूँ, ये जूम इन वाला डायग्राम देखना, ये एक इंडिविजुअल एटम और अल्फा पार्टिकल्स का है, जो एटम्स बहुत पास से जा रहे हैं वो ज्यादा डिफ्लेक्शन फेस कर रहे हैं, ठीक है, मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ इनके अल्फा पार्टिकल्स की, जो अल्फा पार्टिकल्स पास से आ रहे हैं वो ज्यादा डिफ्लेक्शन फेस कर रहे हैं, जो दूर से जा रहे हैं वो कम डिफ्लेक्शन फेस कर रहे हैं, ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच helped him conclude that there is this tiny
positively charged region inside the atom called nucleus. Now the third observation was that few alpha particles deflected by larger angles. Okay, so that was something which was another important observation, and उससे notice करना conclusion क्या आया था, इससे conclusion ये आया था that entire mass of atom, ठीक है, I should use the word almost, ठीक है, almost entire mass of atom is concentrated in this nucleus. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप मान लो इसको ऐसे ऑब्जर्वेशन लो कि मान लो आपके पास में एक टेनिस बॉल है और सामने भी एक और टेनिस बॉल रखा हुआ है, ठीक है, एंड आपने वो टेनिस बॉल थ्रो करा, तो क्या हो जाएगा कि जो टेनिस बॉल थ्रो करा, पहली बात तो वो पीछे आए उसका चांस बहुत कम है, राइट, एंड उसका डिफ्लेक्शन इतना ज्यादा हो उसका चांस बहुत कम है. बट अगर इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट जो टारगेट है हमारा वो एक मैसिव आयरन बॉल हो, ठीक है, बड़ा सा एक डेंस सा आयरन बॉल हो, एंड उस पर हम लोग टेनिस बॉल थ्रो करें, ठीक है, सो द चांसेस ऑफ नाउ द टेनिस बॉल कमिंग बैक, ठीक है, एट अ लार्जर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज मच हायर, ठीक है. सो दिस इज समथिंग विच गेव हिम अ कंक्लूजन दैट बिकॉज जो ये अल्फा पार्टिकल्स हेड ऑन जा रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे नोटिस करो जो ये हेड ऑन जा रहे हैं वेरी क्लोज, they are actually able to experience large deflections. So this is because of the massive nature of this nucleus. ठीक है, यहाँ पर आपको इस वाले में भी दिखेगा जैसे इस सिमुलेशन में that some particles are actually coming at a large, much larger angle, ठीक है, suffering very high deflections, ठीक है. So this is something which were the key observations based on रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है. रदरफोर्ड को इससे ज्यादा नॉलेज नहीं था, रदरफोर्ड को न्यूट्रॉन्स के बारे में नहीं पता था, ठीक है. ऑल ही सेड दैट मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम शुड बी इनसाइड दिस न्यूक्लियस. नाउ अब ध्यान से सुनना यहाँ पर, बेस्ड ऑन दीज कंक्लूजन्स, ठीक है, बेस्ड ऑन दीज कंक्लूजन्स एंड inspiration from the model of solar system, ठीक है. तो थोड़ा सा पार्ट जो था रदरफोर्ड का that was based on scientific experimental evidence based conclusion, and some part of it was from inspiration from the model of solar system. So based on these conclusions and inspiration from the model of solar system, Rutherford proposed the following structure of atom that ये मेरा एक बड़ा सा एटम है जिसमें एक छोटा सा टाइनी सा पॉजिटिव रीजन सेंटर में है, दिस इज द न्यूक्लियस, एंड अराउंड दिस न्यूक्लियस, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो हैं, क्योंकि ओवरऑल तो एटम न्यूट्रल है, ठीक है, एंड हमें पता है कि अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हैं पार्टिकल्स, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दे आर एक्चुअली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, वैसे दीज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन circular orbits, ठीक है. एंड हाउ आर दे एबल टू स्टे दिस वे, तो उसके पीछे दो कंक्लूजन आया दैट the electrons are facing balanced forces, ठीक है, they are experiencing equal and opposite balanced forces. एक तो electrostatic attraction का force है between the nucleus and electron, and it is balanced by the centrifugal force, ठीक है, which is acting in the radially outward direction.
So both these forces balance out each other and lead to a stable model of atom. ठीक है? So this was Rutherford's conclusion. ठीक है? He did not know that was revolving or something. ये उसने postulate करा कि मुझे इतने ही conclusion मिले हैं, ठीक है? And इन conclusion के base पर this can be actually a model of atom. ठीक है? There was no way for him to actually see the electrons and figure out and tell कि जैसे electrons घूम रहे हैं, circular path है and कैसे जा रहे हैं, ये सब नहीं था उसके पास में. तो जैसा मैंने आपको बताया, some of the part was based on experimental conclusions, ठीक है, and some of this part is based on inspiration from the solar system का model. ठीक है? अच्छा, अब ध्यान से ऑब्जर्व करना. हाँ, सो हो सकता है आपको इन फोर्सेस के बारे में पता नहीं हो, ठीक है, बिकॉज आप लोगों ने हो सकता है, कई स्टूडेंट्स ने हो सकता है सर्कुलर मोशन पढ़ा हो जूनियर क्लासेस में, तो उनको ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आइडिया हो. लाइक अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो यू कैन कोरिलेट इट विद समथिंग दैट यू वुड हैव प्लेड इन योर स्कूल प्लेग्राउंड्स और चिल्ड्रन पार्क में जब आप मेरी गो राउंड पे जाते हो तो आप ऐसे एक आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हो ना. Until unless you hold on to something, you will be thrown out radially. So that is called as centrifugal force. ठीक है? And positive and negative charge के बीच में attractive force होता ही है. So that is the electrostatic force that I am talking about. ठीक है? अब notice करना, these were the important outcomes of Rutherford's model of atom. But soon after this, ठीक है, model that Rutherford proposed, he faced drawbacks. And one of the major drawback of Rutherford's model, ठीक है, multiple drawbacks लोगों ने निकाल के दिए, but something which really got stuck was the drawback of continuous loss of energy of electron and ultimately spiraling onto the nucleus. ठीक है? Now, anyone who would want to take a chance and explain this drawback, ठीक है, I want to understand the statement from your side कि आप लोगों को कितना डिटेल में आइडिया है इसके बारे में. ठीक है? आप लोग, anyone willing to speak out, tell me, I'll unmute you. ठीक है? Okay, Aditya Nair, just give me 1 second, I'll unmute you. Let me figure out where you are. मिल गया. ओके, आदित्य नायर, आई हैव अनम्यूटेड यू, तो आप बोल सकते हो. व्हाट वाज दिस ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल? Yes, so the drawback was that while the electron would spiral around the main nucleus, it would soon run out of energy, and they thought that it would come and fall onto the nucleus. But why will it lose energy? While moving continuously in circular motion. I think that's how much I can remember what we had learned in the 9th standard. Okay, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और डिटेल्स समझना चाह रहा हूँ. Let me know if any other student wants to give some more details behind this. Friction reason नहीं है साहिल. Manisha is talking about Einstein's theory. No, Manisha, Einstein का कौन सा theory? मतलब let me unmute you. Do you want to say something? Should I unmute you? Okay. Okay, Rajiv, तुम बताओ. चलो, let me figure out where you are. Sir, you have unmuted everyone. Oh, did I do that? Let me mute all. ओके, राजीव, हाँ मिल गया. राजीव मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है. ओके, बोलो राजीव.
अरे अब भी तो बोला तुमने कि बोलना है तुम्हें। ओके समर्थ, चलो तुम बोल लो। लेट मी फिगर आउट तुम कहाँ पर हो। अरे समर्थ समर्थ, हाँ मिल गए। अरे नहीं मिले। ठीक है समर्थ, आई हैव अनम्यूटेड यू, तुम बोल सकते हो। ओ नो, एक्चुअली तो सांची हो गई अनम्यूट। इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट मैन, एक साथ बहुत सारे नाम आ जाते हैं। ठीक है, आई थिंक So I don't know, but I assume that the electrons would eventually lose energy and collapse into the nucleus. but why would the electron lose energy? Earth is not losing energy while revolving around the sun. It is not collapsing inside it. Right. So that. ओके ठीक है, लेट मी गिव द बैकग्राउंड बिहाइंड दिस। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना एक बार। ठीक है, हाँ मेधांश ने फिर भी थोड़ा सा अप्रोच लिया है सही आंसर करने का, तो ओके यहाँ पर ध्यान से सुनना। सो रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है, कि न्यूक्लियस है एंड न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग, दिस केम समवेयर अराउंड 1900s। ठीक है, स्टार्टिंग 1900s में। ठीक है, इसके काफी पहले अराउंड 1870s में, ठीक है, देयर इज दिस थ्योरी, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी गिवन बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, theory of electromagnetism was established। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि ड्यूरिंग दिस एज electricity and magnetism, they were the actually primary areas of research all across the world। and before Maxwell, ठीक है, before Maxwell and his theory of electromagnetism, उसके पहले electricity and magnetism both of them were considered to be different properties of matter, and they were studied separately। But it was Maxwell who, in his really path-breaking theory, provided with the evidence that magnetism is actually not an independent property. Magnetism arises because of charge. It arises because of charge moving in loops and circles. And that is something which completely changed the path of physics at that point in time, changed the understanding of how electricity and magnetism were being studied. So he combined the two and gave his equations of electromagnetism. So a very very important conclusion, again a very important theory that was given during that time। नाउ नोटिस करना कि ये जो थ्योरी थी, इसी थ्योरी का एक और कंक्लूजन ये था दैट व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना यहाँ पर, व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, it loses energy in form of radiation। ठीक है, सो अगर आपका कोई चार्ज पार्टिकल है विच इज बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, सो इस चार्ज पार्टिकल्स का से एनर्जी निकलेगा, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफरेंट वेवलेंथ का हो सकता है, but it will lose energy. So this is something which was understood and experimentally observed at that time, and this is something which is applicable to Rutherford's model as well, because यहाँ पे आप notice करना, electron is that charged particle, ठीक है, and it is actually accelerating. आप यहाँ पे notice करना, इसका speed भले ही constant हो, but direction continuously change हो रहा है, ठीक है. That means it is undergoing acceleration. So this is a charged particle electron, it undergoes acceleration in the electrical field of this nucleus. So this electron should also lose energy. So this is the reason why it should lose energy, because it is undergoing an acceleration in the presence of an electric field, and it should lose energy as a result of which इसका speed कम हो जाना चाहिए, ठीक है. अब अगर इसका speed कम हो जाएगा तो as a result it will ultimately spiral, इसका radius of orbit कम हो जाएगा and it will spiral onto the nucleus, ठीक है. Now the thing was that ऐसा तो हो नहीं रहा था, ठीक है. एटम में ऐसा तो हो नहीं रहा था कि अचानक से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस या मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में मर्ज हो जा रहे थे. तो the theory of the model proposed by Rutherford was not able to overcome or explain this drawback, ठीक है. बिकॉज अगर ये मॉडल चूज करते हैं तो या तो आप थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कार्ड करो कि थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म गलत स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है. बट थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाज समथिंग व्हिच इज प्रूवन, टाइम टेस्टेड एंड प्रूवन एट दैट पॉइंट इन टाइम, एंड वाज नॉट समथिंग व्हिच कुड हैव बीन डिस्कार्डेड. तो जो प्रॉब्लम आई वो रदरफोर्ड को आई कि भैया आप अपना मॉडल एक्सप्लेन करके बताओ कि हाउ कम इट इज एबल टू रिमेन इन अ, हाउ कम योर मॉडल रिप्रेजेंट्स द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ठीक है. सो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज important for scientists at that point in time to work on, and they did they were able to actually overcome this drawback and come up with a new model, ठीक है. आप लोगों ने अगेन अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है that this model is Bohr's model of atom. However, ठीक है, I would give you that as a homework, that do highlight or kind of explain to me that how come Bohr's model was able to overcome this drawback, ठीक है. because टेक्निकली अगर हम लोग देखेंगे तो what is happening is that बोर्स मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल में खास कुछ अंतर है ही नहीं. बोर्स मॉडल भी वही कहता है जो रदरफोर्ड मॉडल ने कहा, ठीक है. अब आप जरूर मुझे ये सब स्टेटमेंट बोल सकते हो कि सर बोर ने बोल दिया कि एनर्जी लूज नहीं होगी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एनर्जी शेल, ठीक है. बट अंडरस्टैंड दैट वो चीजें रदरफोर्ड भी तो बोल ही सकता था ना. हाउ कम रदरफोर्ड वाज नॉट एबल टू टॉक अबाउट दैट? हाउ कम, मतलब ऐसा क्या नया हो गया बोर्स मॉडल से विच काइंड ऑफ helped him overcome this theory of electromagnetism and present a better model of atom, ठीक है. तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ो, सोचो, हम लोग यहीं से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. एंड एज पार्ट ऑफ होमवर्क आप इसी क्वेश्चन के ऊपर वर्क करो. मैं आपको अभी बुकलेट से कुछ क्वेश्चंस एंड ऑल नहीं दूंगा, नेक्स्ट क्लास से हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करूंगा. Then we can detail out on the next theory of atom, structure of atom, ठीक है. So let's close the session for the day, and you guys continue with your classes for tomorrow. take the class of physics and maths, and I think Tuesdays, I think when we'll connect back. Till then ensure कि आप लोग मोल कंसेप्ट का अपना काम कंप्लीट करते जा रहे हो, ठीक है.
चलो, all right, thank you guys.